क्या आपने कभी सोचा है कि अंग्रेजों ने भारत जैसे विशाल देश पर 200 साल तक राज कैसे किया, वो भी बिना किसी बड़ी लड़ाई के? ये कहानी किसी हॉलीवुड एक्शन मूवी से कम रोमांचक नहीं है। सच्चाई ये है कि अंग्रेजों ने भारत को जीतने के लिए तलवार का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने एक बहुत ही चालाक रणनीति अपनाई, डिवाइड एंड रूल, यानी बांटो और राज करो। ये पॉलिसी इतनी कारगर थी कि आज भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स इसे स्टडी करते हैं और दुनिया के अन्य कॉलोनियल पावर्स भी इसी फॉर्मूला को कॉपी करते रहे हैं। पहले समझते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 के विद्रोह के बाद भारत की सत्ता संभालने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने पूरे देश की सिस्टमैटिक सेंसस कराई और लोगों को धर्म और जाति के आधार पर बांटा। ये बंटवारा इतना गहरा और कैलकुलेटेड था कि आज तक इसके निशान दिखते हैं। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स का मानना था कि डिस्क्रीट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज बनाना सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन की की है। अंग्रेजों की सबसे बड़ी चालाकी थी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। इसका मतलब था कि हिंदू सिर्फ हिंदू कैंडिडेट्स को वोट दे सकते थे और मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट्स को। इससे क्या हुआ? पॉलिटिशियंस को अपनी कम्युनिटी के लिए ही काम करना पड़ता था, पूरे देश के लिए नहीं। ये एग्जैक्टली वैसा था जैसे किसी थ्रिलर मूवी में विलन अपने एनिमीज को आपस में लड़वा देता है। लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिकल गेम नहीं था। अंग्रेजों ने इकोनॉमिक कंट्रोल भी बहुत स्मार्टली किया। उन्होंने भारत को रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया और फिनिश्ड गुड्स का कस्टमर। ये मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का परफेक्ट एग्जाम्पल था। भारत से कॉटन जाता था इंग्लैंड, वहां से रेडीमेड कपड़े वापस आते थे। इस प्रोसेस में भारत के ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गए। बॉम्बे में टेक्सटाइल मिल्स चल रही थीं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन क्लॉथ पर 5% एक्साइज टैक्स लगा दिया ताकि लैंकाशायर मिल्स से कंपटीशन ना हो। आर्मी में भी यही स्ट्रेटजी अपनाई गई। डिफरेंट रेजिमेंट्स में अलग अलग कम्युनिटीज के लोग रखे गए। सिख्स को मिलिट्री में प्रेफर किया गया, ब्राह्मण्स को एडमिनिस्ट्रेशन में। ये डेलिब्रेट था ताकि 1857 जैसा यूनाइटेड रिबेलियन फिर ना हो सके। आर्मी यूनिट्स को मोनो रिलीजियस बनाया गया ताकि कोऑपरेशन की पॉसिबिलिटी ही ना रहे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंग्रेजों ने इंडियन रूलर्स को भी अपने फेवर में यूज किया। प्रिंसली स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी गई, लेकिन रियल पावर ब्रिटिश हैंड्स में रही। ये पपेट शो था जहां इंडियन किंग्स स्टेज पर डांस कर रहे थे, लेकिन स्ट्रिंग्स ब्रिटिश हैंड्स में थी। इकोनॉमिक ड्रेन भी एक मेजर वेपन था। दादा भाई नौरोजी ने कैलकुलेट किया था कि इंडिया की रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा ब्रिटेन चला जाता था। ये मनी ब्रिटिश ऑफिसर्स की सैलरीज, पेंशन्स और कंपनी प्रॉफिट्स के रूप में जाता था। ये सिस्टमैटिक लूट था, वॉरफेयर नहीं। बंगाल पार्टीशन 1905 में इस स्ट्रेटेजी का क्लासिक एग्जाम्पल था। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के नाम पर बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा गया, हिंदू मेजॉरिटी वेस्टर्न बंगाल और मुस्लिम मेजॉरिटी ईस्टर्न बंगाल। ये पार्टीशन बाद में कैंसिल हो गया, लेकिन कम्युनिटीज के बीच परमानेंट ब्रीच ऑफ सेंटिमेंट हो गया था। सेंसस सिस्टम ने भी कम्युनिटीज के बीच आर्टिफिशियल बाउंड्रीज क्रिएट की। पहले जो फ्लूइड आइडेंटिटीज थी वो रिजिड कैटेगरीज बन गई। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने सोचा कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है, लेकिन एक्चुअली ये सोशल इंजीनियरिंग था। एजुकेशन पॉलिसी भी इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा थी। इंग्लिश एजुकेशन से एक क्लास क्रिएट हुई जो ब्रिटिश वैल्यूज को एक्सेप्ट करती थी। ये क्लास ब्रिटिश रूल को लेजिटिमेट मानती थी और अपने ही लोगों से डिस्कनेक्ट हो गई थी। सबसे ट्रैजिक पार्ट ये है कि ये स्ट्रेटेजी इतनी सक्सेसफुल हुई कि 1947 में पार्टीशन इनएविटेबल हो गया। जैसा कि एक हिस्टोरियन ने कहा था, डिवाइड एट इम्पेरा वर्कड टू वेल। यूनाइटेड इंडिया ब्रिटिश के बिना सरवाइव नहीं कर सकता था। पार्टीशन के दौरान 12 से 20 मिलियन लोग डिस्प्लेस हुए और लाखों लोगों की जान गई। ये पूरी स्टोरी हमें सिखाती है कि पावर सिर्फ गन्स और टैंक्स से नहीं आती। स्मार्ट मैनिपुलेशन, इकोनॉमिक कंट्रोल और सोशल इंजीनियरिंग से कंप्लीट डोमिनेंस अचीव की जा सकती है। अंग्रेजों ने यह प्रूव कर दिया कि ब्रेन स्वॉर्ड से ज्यादा पावरफुल होता है। आज भी जब हम पॉलिटिकल डिविजन्स देखते हैं तो ये कॉलोनियल लेगेसी की एकोज हैं। अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री हमें प्रेजेंट को बेटर समझने में हेल्प करती है। अगर आपको ये हिस्टोरिकल एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।